वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं क्योंकि हमारी 2 दिन तक वीडियो नहीं आई थी। दोस्तों उसका कारण था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया था, उसकी विंडो उड़ गई थी। दोस्तों मैंने उसमें कल विंडो डलवाई और दोस्तों अब आपको रेगुलर फिर से वीडियो प्रोवाइड कर जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत है। दोस्तों आपको बताना कि हमारी जो चौक कुंडली होती है, तो दोस्तों आपको बतानी है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना जो चौक कुंडली होती है वह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि चौक कुंडली का होता है उच्च प्रेरकत्व, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व या उच्च प्रतिरोध। यानी दोस्तों आपको बताना हमारी जो चौक कुंडली होती है इसका दोस्तों आपको बताना है एक तो हमारा जो प्रेरकत्व होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, वो किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी उच्च प्रेरकत्व एवं निम्न प्रतिरोध। देखिए दोस्तों अपन जानते हैं जो चौक कुंडली होती है उसका कार्य दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो एसी करंट होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट या जिसे अपन बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, दोस्तों उसको नियंत्रित करने में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो प्रतिरोध होता है वो तो हमारा न्यूनतम रखते हैं यानी कम रखते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि इसका प्रतिरोध अधिक होगा तो हमारे अधिक ऊर्जा की हानि होगी, इनकी अधिक धारा की हानि होगी। लेकिन दोस्तों केवल इसको कंट्रोल करना है और हम जानते हैं जो एक्सएल इज इक्वल टू दोस्तों हमारा जो ओमेगा एल होता है। तो यदि दोस्तों एल का मान अधिक होगा तो यह एसी करंट को अधिक यानी दोस्तों क्या करेगा, कंट्रोल में कर सकेगा, यानी दोस्तों नियंत्रण में कर सकेगा। तो इसके कारण इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी चौक कुंडली का उच्च प्रेरकत्व होता है एवं निम्न प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि चौक कुंडली का उपयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि हमारी जो चौक कुंडली होती है इसका दोस्तों जो हमारा उपयोग होता है वो किसके नियंत्रण में किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो चौक कुंडली होती है उसका उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो हमारा एक्स एल इक्वल टू होता है वो ओमेगा एल होता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो दिष्ट धार होती है यानी डीसी करंट होता है उसके अंदर ओमेगा का मान 0 होता है, यानी दोस्तों इसकी आवर्ती क्या होती है 0। तो दोस्तों यदि इस कुंडली को अपन दिष्ट धारा में लगाएंगे तो दोस्तों इसका जो एक्सएल का मान हो जाएगा ना, इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो लगभग कितना हो जाएगा, 0। तो दोस्तों यह दिष्ट धारा में काम नहीं करेगा, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा में काम करता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की दोस्तों हमारी कोणीय आवर्ती होती है। तो उसी को नियंत्रण में रखने के लिए दोस्तों चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एम द्रव्यमान का पिंड वी वेग से दीवार से टकराकर उसी चाल से उसी पथ पर वापस लौटता है तो संवेग में परिवर्तन है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास एक दीवार है, इस पर एक एम पिंड का द्रव्यमान है, एम मास का कोई पिंड है। यदि वह वी वेलोसिटी से दोस्तों इस दीवार से टकराता है और टकराने के बाद उसी पथ पर वापस उसी वेलोसिटी से लौट आता है, तो आपको बताना कि इसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो संवेग हमारा उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा एम वी होता है। तो संवेग में जो दोस्तों हमारा जो डेल्टा पी हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन है वो हमारा पी टू माइनस के पी वन हो जाएगा। और दोस्तों हमें पता है यदि कण यदि उसकी वेलोसिटी वी हो और उसका मास यदि एम हो तो दोस्तों इसका जो पहले तो संवेग हमारा एम वी हो जाएगा। टकराने के बाद दोस्तों इसका मास भी हमारा वही है और वेलोसिटी का मान भी वही है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है यानी पहले की विपरीत हो गई है। तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस के वी। तो यहाँ पर संवेग हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के एम वी हो जाएगा। यानी दोस्तों पी वन का मान हमारा एम वी है और पी टू का मान माइनस एम वी है। तो पी टू का मान तो अपन रखेंगे माइनस के एम वी और पी वन का मान रखेंगे हमारा एम वी। तो यहाँ से दोस्तों माइनस के एम वी में से माइनस के एम वी घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 2 MV। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों कोई एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यदि वह वी वेग से किसी दीवार से टकराता है और टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से यदि उसी पथ पर वापस लौट आता है तो उसके संवेग में जो परिवर्तन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 MV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो हमारा 5th क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि दो पिंडों की प्रत्यास्थ संगठन में निम्नलिखित राशि संरक्षित रहती है। दोस्तों आपको बताना कि कोई दो पिंड है, वो यदि दोस्तों वह इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो आपको बताना है कि इन दोनों में यानी इस प्रत्यास्थ टकराव के दौरान कौन सी राशि हमारी संरक्षित रहेगी। प्रत्येक पिंड का संवेग, प्रत्येक कण की चाल, प्रत्येक कण की गतिज ऊर्जा या दोनों कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा। दोस्तों याद रखना जब भी हमारी प्रत्यास्थ संगठन होती है
उसके अंदर दोस्तों ये जो दोनों पिंड है, उन दोनों पिंडों का संवेग और दोनों पिंडों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। दोस्तों प्रत्येक कण की नहीं होती है, यानी दोस्तों यदि ये कण है इसकी गतिज ऊर्जा हमारी एकल्य कण की चेंज हो सकती है। वो किस प्रकार से चेंज होती है, मान लेते हैं दोस्तों इसकी गतिज ऊर्जा है वो इसमें भी जा सकती है। यानी दोस्तों अपन टोटल मिलाकर के देखते हैं तो दोनों पिंड होते हैं दोस्तों, उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी संरक्षित रहती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों प्रत्येक कण की चेंज नहीं होती, बल्कि हमारी दोनों पिंड है, उन दोनों पिंड के टकराने के बाद दोनों पिंड का संवेग एवं इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं का जो योग होता है वो संरक्षित रहता है, न कि अलग अलग पिंड का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि समान द्रव्यमान के दो पूर्ण प्रत्यास्थ कण P एवं Q, इनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश क्रम से 15 मीटर पर सेकंड एवं 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं, तो टक्कर के पश्चात उनके वेग क्रम से होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपके पास कोई दो पिंड है दोस्तों, यदि वह एक ही रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं और दोस्तों इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन होती है, यानी प्रत्यास्थ टक्कर होती है, यानी पूर्ण प्रत्यास्थ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन टक्कर के पश्चात इन दोनों पिंडों का वेग क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी दो पिंडों के मध्य यदि सीधी रेखा में प्रत्यास्थ टक्कर होती है और उनका जो द्रव्यमान है वो भी समान होता है, तो दोस्तों इनकी जो वेलोसिटी है वो इस वाले कण की वेलोसिटी तो दोस्तों दूसरे में चली जाती है और दूसरे कण की वाली जो वेलोसिटी है वो पहले वाले के पास आ जाती है, यानी कि इनकी वेलोसिटी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है यदि दो समान द्रव्यमान के पिंड पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर से टकराते हैं। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है कि पहले वाले की जो स्पीड थी वो 15 थी और दूसरे वाले की 10 थी। तो टकराने के बाद दोस्तों पहले वाले की 10 हो जाएगी और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 15, क्योंकि इनके द्रव्यमान समान दिए हुए हैं और टक्कर भी पूर्ण प्रत्यास्थ है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी पहले की 10 और दूसरे की 15। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 7वां क्वेश्चन है, जो हमारा 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से नीचे गहरी खादान में ले जाएं तो इसका दोलन काल बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों हमें बताना है कि यदि हमारा कोई एक सरल लोलक है उसको दोस्तों पृथ्वी के यानी को गहरी खादान है इसमें लेकर के जाएंगे, तो आपको बताना है कि जो आवर्तकाल होगा तो वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो 2π√L/g होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो आवर्तकाल होता है दोस्तों वो √g के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और हम जानते हैं यदि अपन गहरी खादान में जाते हैं तो दोस्तों g के मान में कमी आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों g का मान घट रहा है, यानी g का मान घटेगा तो हमारा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी एक सरल लोलक को यदि पृथ्वी की सतह से गहरी खादान में ले जाएंगे तो इसका जो दोलन काल होगा वो बढ़ जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 8वां क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि एक सरल लोलक का दोलनकाल T, यदि इस लोलक को ऋणावेश दिया जाता है एवं इसके नीचे की सतह को धनावेश दिया जाता है तो नया दोलनकाल होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास कोई एक पेंडुलम है यानी दोलनकाल है, यदि दोस्तों हमारे जो दोलनकाल है इसको तो अपन नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और दोस्तों इसके नीचे एक यानी पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो उसके बाद में आपको बताना है कि इसका आवर्तकाल दोस्तों किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों अपन जानते हैं यहाँ पर नीचे पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव आवेश है, तो इसके कारण दोस्तों इसके जो नीचे की ओर जो बल होगा वो हमारा क्यों जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं दोस्तों हमारे जो असमान के प्रकृति के आवेश हैं उनके मध्य में क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा लोलक होगा इसके नीचे की ओर आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, यानी दोस्तों अपन जानते हैं जो आवर्तकाल होता है वो हमारा ये क्या होता है 2π√L/g होता है, और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो g की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, नीचे की ओर, यानी इसका भार होता है नीचे mg होता है। तो दोस्तों यदि इसके नीचे अपन पॉजिटिव आवेश रख देंगे और इसको नेगेटिव आवेश दे देंगे तो दोस्तों नीचे की ओर हमारा इसका जो वजन होगा और बढ़ जाएगा, यानी दोस्तों इसका भार होगा उसके अंदर और वृद्धि हो जाएगी, या अपन कह सकते हैं कि दोस्तों एक तरह से g के मान में यानी यह सहायक हो रहा है, यानी g का मान बढ़ा रहा है। तो यहाँ से यदि दोस्तों अपन g का मान में वृद्धि होगी तो आवर्तकाल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यदि दोस्तों इसका जो पहले दोलन काल T था तो यदि इसको अपन नेगेटिव आवेश देंगे और यदि इसको पॉजिटिव आवेश देंगे तो दोस्तों नीचे की ओर आने के कारण इसका जो आवर्तकाल होगा वो घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी T से कम है, क्योंकि दोस्तों ये है G के मान में सहायक कर रहा है और हम जानते हैं जो T आवर्तकाल होता है वो √g के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसके मान में सहायक हो रहा है, इसके मान को बढ़ा रहा है, तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब देखते हैं आपके लिए 9वां क्वेश्चन है। जो 9th क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माओं में सही संबंध है। दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारी आदर्श गैस है, उसकी दोस्तों हमारी जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं, यानी पहली तो स्थिर यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरी है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो दोस्तों याद रखना, हमारे जो मेयर वैज्ञानिक है उन्होंने एक संबंध दिया था जिसे अपन कहते हैं मेयर संबंध या मेयर सूत्र। वो दोस्तों में क्या कहता है कि आदर्श गैस की दोस्तों स्थिर दाब पर जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है एवं नियत आयतन पर जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है, उसका जो अंतर होता है वो दोस्तों हमेशा नियत होता है, और यह है इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक, यानी आर के इक्वल होता है। तो दोस्तों यह हमारा मेयर सूत्र होता है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर ले, याद रखना। तो दोस्तों इसके इन दोनों के अंदर जो संबंध होता है वो सही संबंध हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है आर। दोस्तों याद रखना, जो हमारा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा एवं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, इनका जो अंतर होता है वो आर होता है, यानी आर हमारा सार्वत्रिक नियतांक है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। जो हमारा 10th क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी एक परमाणु व द्विपरमाणु गैस को समान मात्राओं को समान ऊष्मा देने पर ताप में वृद्धि डेल्टा टी किसमें अधिक होगी। दोस्तों आपको बताना है कि आपके पास कोई दो गैस हैं, पहली है एक परमाणुक, दूसरी है द्विपरमाणुक के। यदि दोस्तों इन दोनों की गैस है वो समान मात्रा में ली जाती हैं और इनको समान ऊष्मा दी जाती है, यानी क्यू का मान दोस्तों आपको मान बराबर है, तो आपको बताना है कि कौन सी गैस के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो अधिक यानी वृद्धि होगी, यानी टेम्परेचर में जो परिवर्तन होगा वो किस में अधिक होगा, एक परमाणुक में या द्विपरमाणुक में। तो दोस्तों याद रखना, अपन जानते हैं कि दोस्तों हमारे जो ऊष्मा में यानी वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है तो उसका होता है Cv अपॉन में डेल्टा टी, यानी दोस्तों इसको यदि अपन क्यों ऊष्मा देते हैं तो इसके टेम्परेचर में डेल्टा टी परिवर्तन होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, संबंध होता है, वो ये होता है। दोस्तों इसको अपन Cv का फॉर्मूला भी रख सकते हैं यहाँ पर F/2 R इंटू डेल्टा टी, यानी दोस्तों हमारे जो दी गई ऊष्मा या ऊष्मा में परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो F/2 R इंटू डेल्टा टी होता है। यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों जो डेल्टा टी होता है वो एफ के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दोस्तों एफ को अपन इधर लेकर कहेंगे तो अपन बट्टे में आ जाएगा, और डेल्टा टी हो जाएगा वो एफ के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो एक परमाणु गैस होती है उसके लिए दोस्तों स्वतंत्रता की जो कोटि होती है, यानी एफ का मान 3 होता है, और दोस्तों हमारे जो द्विपरमाणु के लिए इसका मान होता है 5। तो दोस्तों अपन जानते हैं द्विपरमाणु के लिए एफ का मान अधिक होगा, तो दोस्तों द्विपरमाणु गैस होगी उसके टेम्परेचर में जो परिवर्तन होगा वो भी कम हो जाएगा। और हमें पूछा गया कि अधिक परिवर्तन किस में होगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा एक परमाणु में, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो ताप में परिवर्तन होता है वो स्वतंत्रता की कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और हम जानते हैं जो एक परमाणु गैस होती है उसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, तो इसके कारण इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा वो अधिक होगा, क्योंकि इसका जो मान है एफ का मान वो द्विपरमाणु की तुलना में कम है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए, और हम आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद।